हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग, उसके टाइप्स और क्या इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है बॉडी पर, और कौन से फैक्टर हैं जो स्कैटरिंग को इफेक्ट करते हैं। Scattering. There is some form of radiation that deviates from its straight path due to the known uniformities in the medium. अगर मान लो कि जैसे हम एक्सपोजर दे रहे हैं किसी बॉडी पर, तो उस जो बॉडी की जो डेंसिटी है वो हर बॉडी पार्ट की अलग अलग है। कहीं एयर होगी, कहीं वाटर होगा। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे एयर है तो वहाँ पे एब्डोमेन का अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे एयर ज़्यादा होगी, और अगर किडनी का कर रहे हैं तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पे लिक्विड ज़्यादा होगा। तो इस वजह से दोनों ही बॉडी पार्ट की जो डेंसिटी है वो अलग अलग होगी। तो अगर मान लो कि हम जब एक्सपोजर दे रहे हैं तो वो जो एक्सपोजर है वो स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय कुछ जो उसका जो पार्ट है वो डेविएट कर जाएगा, और उसी डेविएशन को हम कहते हैं स्कैटरिंग। अब कितने टाइप्स की स्कैटरिंग होती है? पहला जो टाइप है वो है कोहेरेंट स्कैटरिंग, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग भी। और जो दूसरा है वो है कॉम्पटन स्कैटरिंग, और इसको हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी बोलते हैं। कोहेरेंट स्कैटरिंग। अब जो तीन पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकती हैं डायग्नोस्टिक एक्सरेज और बॉडी के बीच में, उनमें जो पहली जो इंटरेक्शन है वो है कोहेरेंट स्कैटरिंग। इसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग भी बोलते हैं, और साथ में रेले स्कैटरिंग भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब जो एक्सरे फोटोन है वो एंटर करता है, साथ में वो इंटरेक्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और उसके बाद वो बिना कुछ किए ही वहां से एग्जिट कर जाएगा, तो वहां पे हमारी होगी कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सरे जो स्कैटर हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो बस कोलिजन की वजह से हो रहे हैं, पर वहां पे कोई भी उसका जो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो इस वजह से वो अपने एनर्जी है उसको रिटेन करके रखेगा। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे मान लो कि कोई रबर बॉल है, हम उसको दीवार पर मारते हैं और वो बाद में फिर हमारे पास ही उसी एनर्जी के साथ वापस आ जाता है, तो वहां पे जो होगा वहां पे इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इलास्टिक स्कैटरिंग ही हो रही होगी। फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग, कोहेरेंट स्कैटरिंग अकर ओनली एट एनर्जी लेस देन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो कोहेरेंट स्कैटरिंग होगी उसकी जो एनर्जी कितनी चाहिए होगी, जो एक्सरे फोटोन एंटर कर रहा है उसकी एनर्जी लेस देन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई होनी चाहिए। अगर इसके ज्यादा होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे कॉम्पटन स्कैटरिंग हो जाएगी, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है। अगर मान लो कि वहां पे जो एनर्जी है वो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से अपनी जगह छोड़ के कहीं बाहर चला जाएगा। There are not many photons below 10 kilo electron volt that pass through the pre-patient attenuator for many of the energy spectrum utilized in diagnostic imaging. अब जो हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग में जो फोटोन हम इंटरेक्ट करवाते हैं, उनकी जो उनकी जो एनर्जी होती है वो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं होती है। तो इस वजह से जो ये वाला जो इफेक्ट है या ये वाली जो स्कैटरिंग है वो लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू कॉम्पटन और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। कोहेरेंट स्कैटरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है उसके होने के जो चांसेस हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो द लाइकलीहुड ऑफ कोहेरेंट स्कैटरिंग इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। तो जो कोहेरेंट स्कैटरिंग होगी नहीं होगी इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने प्रोटॉन वहां पे प्रेजेंट है। और ये जो कोहेरेंट स्कैटरिंग है वो तभी इंक्रीज होती है जब प्रोटॉन्स के जो नंबर है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इंक्रीज हो जाए, या यूं कहें कि जो हायर नंबर के जो एटम है, हायर प्रोटॉन नंबर के जो एटम है, अगर वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो तो कोहेरेंट स्कैटरिंग तभी हो पाएगा। अब जो इसकी जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? 1 बाय एनर्जी स्क्वायर के। ये देखो 1 बाय ई स्क्वायर के। अगर मान लो कि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो याद रखना एनर्जी की और एनर्जी के भी स्क्वायर के। एज द एनर्जी ऑफ द एक्सरे इंक्रीजेस, जैसे जैसे जो एनर्जी है एक्सरेज की वो इंक्रीज करेगी, ये जो इफेक्ट है वो लेस फ्रिक्वेंट हो जाएगा। मतलब कि ये इसका क्या कहने का मतलब कि ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर के है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो कोहेरेंट स्कैटरिंग के होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सेस कैन हैव लिटिल इफेक्ट। तो इसी वजह से जो बहुत सारे जो एक्सरे स्कैन है उनका बड़ा ही लिटिल इफेक्ट होता है, जो कोहेरेंट इफेक्ट होता है वो वहां पे लेस फ्रिक्वेंट होता है।
ये देखो, ये है कोहेरेंट स्कैटरिंग का डायग्राम, जिसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग और रियल स्कैटरिंग भी कहते हैं। ये देखो, ये एक्सरे फोटोन आ रहा है, ये देखो ये जिग जैग जो है वो एक्सरे फोटोन है। यहाँ पे आके वो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद वो सेम एनर्जी के साथ ही एग्जिट कर जाएगा, वहां से निकल जाएगा। अब ये देखो, ये कब होता है, जब जो एक्सरे की जो एनर्जी हो वो लेस देन हो 10 के, मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब जो एनर्जी है वो कम होगी, तभी जो कोहेरेंट स्कैटरिंग है वो पॉसिबल हो पाएगी। अब ये देखो, ये लाइक्लीहुड क्या कह रहे हैं, ये जेड क्या है, ये है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और बाय ई स्क्वायर। अब ये ई स्क्वायर क्या है, ये है फोटोन एनर्जी। तो ये देखो कि जो इसका लाइक्लीहुड है वो जेड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर जो एनर्जी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड टाइप है स्कैटरिंग का, वो है कॉम्पटन स्कैटरिंग, ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। इसको किसने डिस्कवर किया था, वो थे आर्थर होली कॉम्पटन। इज द स्कैटरिंग ऑफ ए हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन आफ्टर एन इंटरेक्शन विद अ चार्ज पार्टिकल, यूजली एन इलेक्ट्रॉन। अब ये किस वजह से होती है कि ये स्कैटरिंग हो रही है किसी हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन की, जब वो इंटरेक्ट करेगा किसी चार्ज पार्टिकल के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। इफ इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन एनर्जी, अगर मान लो कि उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, और या फिर बोलने की अगर इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ में, अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो वहां पे इंक्रीज होगा वेवलेंथ का ऑफ द फोटोन, विच मे बी एन एक्सरे और गामा रे फोटोन। ये जो फोटोन हो सकता है वो एक्सरे भी हो सकता है और गामा रे का भी फोटोन हो सकता है, उसको हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कि अगर मान लो कि वहां पे जब एनर्जी डिक्रीज होगी, जब ये सब होगा, जब वो इंटरेक्ट करेगा उस चार्ज पार्टिकल के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ, तब अगर मान लो उसकी अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तब वहां पे कॉम्पटन इफेक्ट हो रहा होगा। पार्ट ऑफ द एनर्जी फोटोन इज ट्रांसफर टू द रिक्वाइलिंग इलेक्ट्रॉन। जो रिक्वाइलिंग इलेक्ट्रॉन होगा, जो वहां से रिमूव किया होगा, उसमें जो पार्ट ऑफ एनर्जी है जो डिक्रीज हो रहा है, इस फोटोन का जो पार्ट ऑफ एनर्जी वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इनवर्स कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर व्हेन ए चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू ए फोटोन। अब एक चीज और याद रखना कि एक और टर्म आती है, दैट इज इनवर्स कॉम्पटन इफेक्ट। इनवर्स का मतलब होता है कि उसको हम रिट्रेस कर रहे हैं, मतलब कि वो किसी उल्टा हो जा रहा है। जब अगर मान लो कि अगर उल्टा हो रहा है कॉम्पटन स्कैटरिंग का, तो इसका क्या मतलब है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा फोटोन को। अब जो कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रहा है वहां पे। तो इस वजह से जो एनर्जी, मतलब कि जो इस वजह से जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है उसको हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहते हैं। बिकॉज द एनर्जी इन दिस स्कैटरिंग फोटोन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। क्योंकि जो पहले जब वो इंटरेक्ट कर रही थी उससे जो उसकी जो एनर्जी है, जब वो सेकेंडरी फोटोन बन के निकली है, तब वहां पर जो एनर्जी है उसकी वो रिड्यूस हो गई। अब ये क्या कहता है कि जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो ट्रांसफर तो हो रही है इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही ट्रांसफर हो रही है। तो इस वजह से जो उसका जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई भी गेन नहीं होगा। तो इस वजह से हम इसको इलास्टिक कोलिजन भी मार्क कर सकते हैं, पर विद रिस्पेक्ट टू उसके जो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। पर अगर जो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन ही हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी है वो थोड़ी सी चेंज तो हुई है इलेक्ट्रॉन की। In X-ray imaging, Compton scattering is the second most important impact. The X-ray photon interact with an electron in the outer shell. In this situation, इस केस में क्या होगा कि जो X-ray photon है वो सिर्फ जो outer shell के जो electron है उन्हीं के साथ interact करेगा, and so the chance of Compton scattering is unaffected by Z. अभी Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर। उस पे जो Compton scattering है वो डिपेंड नहीं करेगी। अब जो एक्सरे फोटोन है वो नॉकड आउट कर देता है इलेक्ट्रॉन को, वहां से रिमूव करवा देगा उसके आउटर शेल से। एज मतलब कि जब डायग्राम हम देखेंगे तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे। टू कंजर्व द मोमेंटम, अगर मोमेंटम को कंजर्व करना है तो जिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉकड आउट हुआ है, जिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाला गया है, जो फोटोन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ताकि वहां का जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो सके। इट्स वाइटल टू कीप इन माइंड दैट अनलाइक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द एनर्जी इज नॉट फुली डिपॉजिटेड लोकली इन दिस केस। अब इस केस में याद रखना
कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में क्या होता है कि वहां पे जो एनर्जी है वो फुल्ली डिपॉजिटेड हो जाती है, पर यहाँ पे सिर्फ कुछ हद तक रिड्यूस ही होगी। फोटोन जो ओरिजिनल फोटोन है उससे जो स्कैटर्ड रेडिएशन निकलेगी उससे सिर्फ जो कुछ एनर्जी है वो ही निकलेगी, सारी की सारी वो एनर्जी नहीं रख लेगा अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है। A considerable proportion of energy of the emitting photon may still be present in the scattered photon, वही जो मैंने पहले कहा। It can still pass through the patient, वो still patient से पास हो सकता है, where it may cause a secondary scatter effect or be detected by the detector। अब ये क्या कर सकता है, ये हमारी जो इमेज है उसमें ये अड़चन पैदा कर सकता है। कैसे कि हो सकता है कि ये दोबारा फिर से बॉडी से पास कर जाए और उस वजह से जो डिटेक्टर है वो उसको डिटेक्ट कर सके, और साथ में जो इमेज है हमारी वो ओवरऑल खराब करते हैं। अभी ये देखो, ये कॉम्पटन स्कैटरिंग है, उसका जो डायग्राम है ये देखो वीडियो जैसा चल रहा है। उसमें क्या देख रहे हैं, जो इनकमिंग एक्सरे फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस साइड जाएगा, ये देखो इस साइड गया है, और जो फोटोन है वो इस साइड चला जाएगा। अब इसका जो लाइक्लीहुड इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, मतलब कि ये देखो ये आउटर शेल है तो वो इसी के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इस वजह से जो स्कैटरिंग है, कॉम्पटन स्कैटरिंग है, वो जेड पर डिपेंड नहीं करेगी। अब जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो किस वजह से होती है। पहली बात तो ये याद रखना कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो एक सेकेंडरी रेडिएशन है। जो प्राइमरी रेडिएशन कौन सी होती है, प्राइमरी रेडिएशन होती है जो कि एक्सपोजर हम बॉडी को दे रहे हैं। अब जो प्राइमरी एक्सपोजर जब वो बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा और ड्यू टू अनयूनिफॉर्मिटी इन द डेंसिटी, वो कुछ जो पार्टिकल है, जो कुछ जो पार्ट है, जो प्राइमरी एक्सपोजर है वो सेकेंडरी एक्सपोजर में या सेकेंडरी रेडिएशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट कर जाएगा, तो उस वजह से वहां पे जो सेकेंडरी रेडिएशन वो फॉर्म हो जाती है। दैट अकर व्हेन द बीम इंटरसेप्ट एन ऑब्जेक्ट, वही कि जब वो बीम जो है वो इंटरसेप्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के साथ और वो एक्सरेज को स्कैटर कर देती है, मतलब कि उसकी स्कैटर कर देती है अपनी पाथ से, जो ओरिजिनल पाथ है वहां से वो डेविएट करवा देती है। एज डिफाइंड बाय द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है वो स्कैटर रेडिएशन को कैसे डिफाइन करता है। जो स्कैटर रेडिएशन है वो सेकेंडरी रेडिएशन होते हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करते हैं फ्रॉम ए बीम व्हेन द बीम इंटरेक्ट विद एनी सब्सटेंस। जब जो बीम है वो किसी भी सब्सटेंस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है, जैसे कि बॉडी टिश्यू हो सकता है, वॉल हो सकती है, या फिर टेबल भी हो सकता है। एक्सरे स्कैटरिंग, जो एक्सरे जो स्कैटर करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, वो करते हैं कॉम्पटन स्कैटर की वजह से, जो कि कर देता है जनरेट बैकग्राउंड हेज इन द एक्सरे इमेजेस। अब जो हमारी इमेजेस है उनमें वो क्या ला देगा, वो ला देगा बैकग्राउंड हेज। अब बैकग्राउंड हेज का क्या मतलब है कि वो एक्सरे इमेजेस में कुछ धुंधलापन ला देता है। तो इसी वजह से जो हमारा डिजायर है कि हम जो स्कैटर इम्पैक्ट है वो रिड्यूस कर पाए। अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वो पहला जो फैक्टर है वो है बॉडी हैबिटस, दूसरा जो है वो है केबीपी कॉलिमेशन, तीसरा है वो है एयर गैप, और जो चौथा है वो है एंटी स्कैटर ग्रिड। अब जो बॉडी हैबिटस है, जैसे जैसे हम बॉडी हैबिटस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो स्कैटरिंग है वो इंक्रीज करेगी, तो हमें बॉडी हैबिटस कम ही रखना पड़ेगा। अब केबीपी है तो केबीपी के साथ भी जो स्कैटरिंग है वो इंक्रीज होती है, तो अगर हमने जो स्कैटरिंग को रिड्यूस करना है तो हमें केबीपी भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर एयर गैप की बात करें तो वो एयर गैप को जब इंक्रीज करता है तो जो स्कैटरिंग है वो रिड्यूस कर जाती है। और उसी तरह से जो एंटी स्कैटर ग्रिड है, जैसे जैसे जो इंक्रीज करते हैं हम ग्रिड रेशियो को, वैसे वैसे जो स्कैटरिंग है वो भी हमारी रिड्यूस करती जाती है। अब जैसे हम ग्रिड को यूज करते हैं टू reduce एक्सरे स्कैटर, इट इंक्रीजेस द कंट्रास्ट बाय कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। तो ये कंट्रास्ट को तो इम्प्रूव करेगा, पर इसके साथ पर जो वो कुछ जो रेडिएशन डोजेस हैं उनको वो कम कर देता है। तो अगर हम जो वो कम की हुई रेडिएशन डोज हैं जो कि हमारी बॉडी के इमेजेस के लिए डिजायर होती हैं, तो उसको जब हम कंपेंसेट करते हैं, जब उसको चेंज करना होता है, जब उसको रोकना होता है, उस चीज के लिए हमें जो एडिशनल रेडिएशन डोज देना पड़ता है, ताकि वो जो फोटोन जो ब्लॉक कर रहा है उसको वो कंपेंसेट कर सके। एज ए एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो एक्सरे स्कैटर है, जो एक्सरे स्कैटरिंग है, वो इमेजेस पर क्या इम्पैक्ट डालती है और कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं।
ये देखो, ये दी गई है हमें एक्सरे स्कैटरिंग की डायग्राम। इसमें ये देखो कि इसमें क्या कह रहे हैं, दिस इमेज शो ए स्टैंडर्ड रेफरेंस कंडीशन। ये हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कंडीशन बता रही है एक्सरे स्कैटरिंग की। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो बताती है हमें प्राइमरी फोटोन्स के बारे में। जो ये ग्रीन लाइन है वो सारी की सारी प्राइमरी फोटोन है दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द पेशेंट, जो कि पेशेंट से पास हो जा रही है, डिपॉजिटेड देयर एनर्जी लोकली, अपनी एनर्जी को वो लोकली अपनी डिपॉजिट कर रही हैं by the photoelectric effect, photoelectric effect की वजह से। when the red line indicates photon that undergo Compton scattering within the body। अब जो क्या कह रहा है ये जो रेड लाइन है वो क्या शो कर रहा है, वो कॉम्पटन स्कैटरिंग को शो कर रहा है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन जो लाइन है वो यहाँ पे स्टॉप होगी और यहाँ से बन गई हमारी रेड लाइन। तो ये रेड लाइन क्या शो कर रही है, ये रेड लाइन शो कर रही है हमारी कॉम्पटन स्कैटरिंग को। जो कंट्रास्ट होता है एक्सरे इमेजेस का वो जनरेट किया जाता है बाय दी, पहली बात तो ये मेजर कौन करता है, जो कंट्रास्ट है वो डिटेक्टर मेजर करता है। और कैसे हम इसको जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, वो निकालते हैं जब हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन द एब्जॉर्ब्ड फोटोन और साथ में ट्रांसमिटेड फोटोन का। तो जब हम ट्रांसमिटेड फोटोन को जो एब्जॉर्ब फोटोन से हम जब डिफरेंस करवाएंगे तब वो हमें देगा कंट्रास्ट इन एक्सरे इमेजेस। जब कैसी इमेज बनेगी, कैसा उसका कंट्रास्ट होगा, वो हमें ये डिफरेंस बताता है। अब जो प्राइमरी फोटोन है जो कि डिटेक्टर को हिट करती हैं वो ग्रीन वन के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की है, जो हमने पहली डायग्राम देखी है। और जो स्कैटर वन है वो हमने रेड कलर है उसके के साथ हमने दिखाने की कोशिश की है। अब किसी बॉडी में जब हम इंटरेक्शन करवाएंगे तो ये दोनों ही रेडिएशन बनेंगी। Since both the primary and scatter photon are measured in the detector, the scatter signal degrades the image। अब दोनों के दोनों जो फोटोन्स हैं वो मेजर कौन करेगा, वो डिटेक्टर हमारा मेजर करेगा। इसी वजह से जो स्कैटर सिग्नल होगा वो डिग्रेड कर देगा इमेज को। जो प्राइमरी इमेज जो फॉर्म कर रहा है, जो प्राइमरी फोटोन है वो जो इमेज फॉर्म कर रहा है उसको जो डिग्रेड कौन कर देगा, वो कर देगा स्कैटर सिग्नल। तो इसी वजह से वहां पे लीड टू एन एडिशनल बैकग्राउंड हेज इन द इमेज। तो इस वजह से वहां पे जो हेज है कुछ धुंधलापन आ जाएगा कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से। क्योंकि जो कॉम्पटन स्कैटरिंग कब होगी, जब वो सेकेंडरी स्कैटरिंग होगी, वहां पे जो सेकेंडरी स्कैटर फोटोन है वो वहां पे कॉम्पटन स्कैटरिंग करवा रहे हैं, तो उस वजह से वहां पे जो बैकग्राउंड हेज है वो डेवलप हो जाएगी। इन दिस पोस्ट वी विल गो थ्रू द डिपेंडेंसी ऑफ एक्सरे स्कैटर ऑन द टेक्निकल पैरामीटर इन एक्सरे इमेजेस। तो इसी वजह से हमें ये जरूरत है कि हम एक्सरे स्कैटरिंग को कम करें और वो किस फैक्टर्स पर वो डिपेंड करती है वो जाने, और कैसे कैसे वो डिपेंड करती है। तो उस बेसिस पर हम कुछ फैक्टर्स को रिड्यूस करते हैं और कुछ फैक्टर्स को हम बढ़ा देते हैं ताकि हम एक्सेस स्कैटरिंग को रिड्यूस कर पाए। कॉलिमेशन जो पहला फैक्टर है एक्सरे स्कैटरिंग को रिड्यूस करने का, वो है कॉलिमेशन। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड इमेज एरिया फॉर ए गिवन क्लिनिकल टास्क। अब किसी एक क्लिनिकल टास्क के लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर इमेजिंग एरिया ही चाहिए होगा, बल्कि अगर हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमें दे दिया जाए तो हम जो कवरेज है एक्सरे रेडिएट जो बॉडी पर जो रेडिएट कर रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय क्लोजिंग या ओपनिंग द कॉलिमेटिंग ब्लेड। हमें कितना रीजन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वो हम अपना जो एक्सरे एक्सपोजर है उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और हम उसको बढ़ा भी सकते हैं कॉलीमेटर ब्लेड्स के थ्रू। दिस इज टर्म द एक्सरे फील्ड एंड इज टिपिकली आल्सो विजुअलाइज्ड विद अ लाइट फील्ड कवरिंग द सेम एरिया ऑन द पेशेंट। अगर आप कभी एक्सरे मशीन के आसपास गए होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे कॉलीमेटर है, तो जब आप किसी बॉडी पर ट्रांसफर करते हो तो वहां पे आपको एक लाइट बनती हुई नजर आएगी। तो उतना ही हमारा जो कॉलीमेटर ब्लेड है उतना ही एरिया को कवर कर रहा होगा जितने में हमारी लाइट वो आ रही होगी। तो इस तरह से हमें ये बताने में ये हेल्प करता है कि हमारे जो कॉलिमेशन ब्लेड है हमें अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू कितने खोलने चाहिए या कितने क्लोज करने चाहिए। तो इस वजह से जो स्कैटर रेडिएशन है वो भी कम होगी और साथ में जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो भी कम हो जाएगा। ये देखो ये एक्सरे स्कैटरिंग की डायग्राम है जो कि कॉलिमेशन पे डिपेंड है। अगर हम पहली इमेज की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं कॉलीमेटर ब्लेड होंगे और ये थोड़े ही खुले हैं, तो यहाँ पे देखो। और अगर इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुले हैं, ये बहुत एरिया कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दो ही स्कैटर रेडिएशन बनी है, सिर्फ दो ही जो सेकेंडरी रेडिएशन है वो बनी है जो कि रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देखो, ये देखो, ये वीडियो भी बना रहा है साथ में। तो यहाँ पे देखो ये बाइडर कॉलिमेशन हो रहा है, तो वहां पे देखो कितने सारे जो
हमारी स्कैटरिंग है वो हो रही है, यहाँ पे देखो ये 4 तरह के रेड लाइन बन गई है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है। तो इस तरह से जो कॉलिमेशन है, अगर कॉलिमेशन को हम घटा दे रहे हैं तब वहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो भी कम हो जा रही है। अगर कॉलिमेशन को हम वाइड कर दे रहे हैं, मतलब कि हम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो भी ज़्यादा हो जा रही है। अब ये देखो, एज शोन ऑन द पिक्चर, जो हमने पहले पिक्चर देखी है कॉलिमेशन वाली, ए नैरो कॉलिमेशन दैट इज ए स्मॉल एक्सरे फील्ड रिजल्ट इन स्मॉलर येलो एरिया। तो जो कितना हमें नैरो होगी, अगर जहाँ वाइड होगी, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, कितना येलो एरिया। अगर वहाँ पे स्मॉलर येलो एरिया तो वहाँ पे कोई जो कॉलिमेशन है वो नैरो है, और अगर वहाँ पे ज्यादा येलो एरिया तो वहाँ पे जो कॉलिमेशन है वो वाइडर है। एंड ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट वेयर स्कैटर कैन बी जनरेटेड। तो जैसे जैसे जो नैरो कॉलिमेशन है वो रिड्यूस की है हमने, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम होता है पेशेंट का जो उसकी स्कैटर रेडिएशन कर सकता है वो भी रिड्यूस हो गया। इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ एक्सरे फील्ड जो कि मेक द येलो इरेडिएटेड रीजन लार्जर। अगर मान लो कि जो येलो इरेडिएटेड रीजन जो है उसको हम बढ़ा दें, तो वहाँ पे जो साइज होता है एक्सरे फील्ड का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और उस वजह से वहाँ पे जो स्कैटर रेडिएशन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सिंस मोर ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी इज irradiated and there is some capability of compton scattering for all this tissue, there will be more x-ray scatter measured on the detector। अगर हम साइज बढ़ा दे रहे हैं एक्सरे फील्ड का, तो वहाँ पे जो टिश्यू का नंबर है वो भी इंक्रीज हो जा रहा है, और उस वजह से वहाँ पे जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और उस वजह से वहां पे जो डिटेक्टर है वो ज्यादा एक्सरे स्कैटर को मेजर करेगा। इन जनरल व्हेन वी जस्ट नीड टू सी अ सर्टेन पार्ट ऑफ द एनाटॉमी, अगर हमने कुछ थोड़ा ही पार्ट देखना है एनाटॉमी का, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू कॉलिमेट डाउन। तो हमें ये चाहिए होगा कि बेनिफिशियल होता है हमारे लिए कि हम जो कॉलिमेशन है उसको कम ही रखें, सो दैट वी आर एट द मिनिमम रीजन नीडेड टू सी ऑल द एटोमी एनाटॉमी ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट क्लिनिकल टेस्ट। अब ये क्या कहता है कि अगर हम जो कॉलिमेशन एरिया अगर हम उसको कम रखते हैं तो जो एनाटॉमी ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हम अच्छे से देख पाएंगे। इन जनरल व्हेन वी जस्ट नीड टू सी अ सर्टेन पार्ट ऑफ द एनाटॉमी, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू कॉलिमेट डाउन। जो सेकंड फैक्टर है वो है थिकनेस डिपेंडेंस। एक्सरे स्कैटर डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द एनाटॉमी वी आर इमेजिंग यूजिंग एक्सरेज। अब जो एक्सरे स्कैटर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एनाटॉमी की थिकनेस पर। तो अगर मान लो कि अगर थिकर बॉडी है किसी पेशेंट की, अगर तो उसका जो हैबिटस एरिया है वो भी लार्जर होगा, तो उसी वजह से जो फोटोन होंगे have to travel more distance in the body and scatter events will take place more frequently। तो उस वजह से उसको जो फोटोन हम दे रहे हैं उसको ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डिस्टेंस पर ट्रेवल करना पड़ेगा, और उस वजह से वहां पे जो स्कैटर होने के चांसेस हैं वो भी ज्यादा होंगे, और उस वजह से वहां पे जो स्कैटरिंग है वो हो सकती है। जैसे अगर एग्जांपल है, ये देखो ये बंदा जो है वो पतला है, अगर हम पहले जो इमेज की बात करें तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो काफी पतला है एज कम्पेयर टू जो सेकेंड वन है, तो वहां पे बहुत ही कम स्कैटरिंग हो रही है। और जब जब हम थिकर पेशेंट ले रहे हैं, जब जो बॉडी फैट जिसका ज्यादा है वो हम पेशेंट ले रहे हैं, तो वहां पे जो स्कैटरिंग होगी वो ज्यादा होगी। ये देखो ये जो रेड लाइन है वो बहुत ज्यादा बन रही है। तो यहीं पर जैसे ये देखो ये इंक्रीज थिकनेस, तो वो इंक्रीज का साइन बना हुआ है स्कैटर, और डिक्रीज थिकनेस तो वो डिक्रीज का साइन बना हुआ है स्कैटर। अब देखो कोई कोई बॉडी पार्ट होता है वहां पे थिकनेस ज्यादा होती है, वहां पे बॉडी फैट ज्यादा होता है, तो उस वजह से वहां पे थिकर टिश्यू होंगे और वहां पे ज्यादा स्कैटर होने के चांसेस हो सकते हैं, और इसी वजह से वहां पे जो बैकग्राउंड हेज बनेगी वो भी ज्यादा बनेगी। उसी तरह से ये भी बताया गया एक सिंपल रूल के थ्रू, थिकर द एनाटॉमी द हायर द स्कैटर, द थिनर द एनाटॉमी द लोअर द स्कैटर। वही बात जो पहले बोली है। दिस इज द जनरल रीजन व्हाई वी वांट टू यूज कंप्रेशन इन एरियाज वेयर इट इज पॉसिबल टू कंप्रेस। अगर हमने कंप्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहां पे हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो कुछ कुछ एरिया में हम कंप्रेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम ब्रेस्ट की बात करें मैमोग्राफी के दौरान, तो वहां पे हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। कंप्रेशन एक तो बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा हेल्प करते हैं कि जो बॉडी टिश्यू होते हैं उनको लेयर बाय लेयर लगा देता है। केबीपी डिपेंडेंस, जो केबीपी है वो हमारा
पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। इन क्लिनिकल एक्सरे इमेजिंग देयर आर ए नंबर ऑफ ट्रेड ऑफ्स टू कंसीडर इन द सिलेक्शन ऑफ द टेक्निकल पैरामीटर। तो जैसे हम एक्सरे इमेजेस, अगर आपने एक्सरे मशीन देखी हो तो वहां पे आपको केबीपी कंट्रोल करने का ऑप्शन होगा। तो वो एक टेक्निकल पैरामीटर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट के फैट पर या फिर कोई बॉडी पार्ट है उस पर डिपेंड करते हुए। One factor to consider is to ensure that sufficient X-ray photon will pass through the patient and be incident on the detector. तो उसी तरह से अगर मान लो कि अगर जो पेशेंट है वो लार्ज है, उसका जो बॉडी फैट है वो ज्यादा है, तो हमें वहां पे हायर केवीपी यूज करना चाहिए ताकि वो सफिशिएंट पेनिट्रेट कर सके पेशेंट में। जो एक्सपोजर हम दे रहे हैं, जो एक्सरे फोटोन है, वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए पेशेंट में। However, one downside to consider when making this choice, तो इसका जो मेन इम्पैक्ट क्या डालता है ये, कि ये एक्सरे स्कैटरिंग को बढ़ा देता है। रिमेंबर वी हैव टू डोमिनेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन। तो हमारे पास दो टाइप की इंटरेक्शन होती है, एक होती है फोटो इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है कॉम्पटन। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन होती है इज द मोस्ट desirable because the photons are traveling in straight line and they either stop in the body or continue to the detector, while Compton scatter leads to a background haze in the detector। तो जब जो एक्सरे है वो जब इंटरेक्ट करता है बॉडी के साथ, तो वो दो मेन इंटरेक्शन होती हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन जो कि हमारी इमेज बनाने में हेल्प करती है, पर जो कॉम्पटन स्कैटर है वो हमारी जो इमेज है उसको बिगाड़ने में हमारी हेल्प करती है। हेल्प तो नहीं बोल सकते, पर जो हमारी इमेज है उसको वो बिगाड़ देती है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ धुंधलापन ला देती है। ये देखो, ये रिलेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है किसके साथ, इसका ग्राफ दिया है एनर्जी के साथ, जिसको हम केईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और यहाँ पे देखो ये क्या दिया गया है, अगर हम इंक्रीज करते हैं केबीपी को, तब वहां पे जो स्कैटर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर हम डिक्रीज कर देते हैं केबीपी को, तब वो स्कैटरिंग है वो रिड्यूस कर जाएगा। अब ये देखो इसमें क्या बताएगा, जो ये रेड लाइन है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हम केबीपी को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो वहां पे कॉम्पटन स्कैटरिंग हो रही है। और जो ये ग्रीन लाइन है ये हमें क्या बता रही है, यहाँ पे हम जो केबीपी है उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो वहां पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू कॉम्पटन स्कैटरिंग। एयर गैप, जो फोर्थ फैक्टर है वो है एयर गैप। स्कैटर्ड मेजर्ड ऑन द डिटेक्टर, जो कि हम स्कैटर डिटेक्टर पर मेजर करते हैं, वो डिपेंड करता है जो कि डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस है बॉडी और डिटेक्टर के बीच में। जो हमारा स्कैटर है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा, और कितना डिफरेंस होता है, चाहे कितना डिस्टेंस है बॉडी और डिटेक्टर के बीच में, उसको हम कहते हैं एयर गैप। अब जो एयर गैप है वो कैसा इफेक्ट डालता है एक्सरे इमेज पर, वो एक बार देख लेते हैं। कि जैसे ये देखो यहाँ पे दो इमेजेस दी गई हैं, इसमें जो ये देखो यहाँ पे ये पेशेंट और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा है डिटेक्टर। इनमें जहाँ पे हम जो डिस्टेंस है वो हम बढ़ा दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो एज कम्पेयर टू इस वाले से यहाँ पे जो स्कैटरिंग है वो कम हो गई है। और जब यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ की अगर बात करें, जो पहली इमेज है उसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो डिटेक्टर और जो बॉडी है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, वहां पे एयर गैप बहुत ही कम है, इस वजह से वहां पे जो स्कैटरिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और साथ में वो डिटेक्टर पर जो इमेज बनाएंगी ना, वो भी बहुत ही मतलब हेजी होगी, या बहुत ही बैकग्राउंड उसका बहुत ही खराब होगा। पर यहाँ पे देखो जैसे ये जो रेड लाइन बन रही है, तो वो देखो वहां पे वो एयर गैप जो ज्यादा होने की वजह से वो डिटेक्टर को क्रॉस कर जा रही है। तो इस तरह से जो एयर गैप है वो इस तरह से इस वे में जो एक्सरे इमेज है उसको वो इफेक्ट डालता है। स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के और कौन से तरीके हैं, एक तो है स्मॉलर एफओवी। अगर हम फील्ड ऑफ व्यू को स्मॉल कर देते हैं तो हमारा जो स्कैटर रेडिएशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। साथ में जब हम लार्जर एयर गैप दे देते हैं ऑब्जेक्ट और डिटेक्टर के बीच में, तो वहां पे भी हमारा जो स्कैटर रेडिएशन है वो भी रिड्यूस कर देता है। और अगर हम यूज करें एंटी स्कैटर ग्रिड, जो एंटी स्कैटर ग्रिड है वो हम आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें ये ग्रिड को पढ़ेंगे। अब जो लार्जर एयर गैप होता है वो राइज दे देता है एक और परेशानी को, दैट इज जियोमेट्रिकल अनशार्पनेस को। तो इस वजह से हमने वहां पे हाई रेजोल्यूशन डिटेक्टर्स को हमें वहां पे यूज करना पड़ता है। आज का सेशन बस यहीं पे खत्म होता है, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे एंटी स्कैटर ग्रिड के बारे में। And thank you so much. I hope you like my video and do subscribe my channel if you are visiting for the first time on my channel. Thank you.